7 मंथ्स में 2 लाख का रेवेन्यू किया था। कॉलेज के टाइम पे खुद के पास पैसे नहीं होते थे, फैमिली से भी सिर्फ 2,500 रुपये मंथली पॉकेट मनी आती थी। बट पता नहीं आपको ये अमाउंट छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी, बट कॉलेज के टाइम पे 2 लाख रुपए कमाना मेरे लिए उस टाइम भी एक बड़ी पर्सनल अचीवमेंट थी और आज की डेट में भी मैं इस पर प्राउड फील करता हूँ। कैसे हो मेरी फिनलाइट फैमिली? आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है बिकॉज अभी तक हमने सारे एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाई थी, बट आज मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, द स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट स्टार्टअप। एंड इस वीडियो में आप शायद मेरी पर्सनल स्टोरी से बहुत कुछ सीख के जाएंगे बिकॉज जो भी मैंने अपने फर्स्ट स्टार्टअप में गलतियां की, जो भी मेरी लर्निंग्स रही, वो आज सारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में आप कोई भी हमारी वीडियोस मिस ना करें। सो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल रिलेटेड पे जो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ वही मेरा पहला वेंचर था और फिर आशुतोष और मैंने मिलके हमारी कंपनी फिनलाइट स्टार्ट की और आज की डेट में हम फिनलाइट के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं कभी इन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जानना चाहते हैं कि हम फिनलाइट पे क्या क्या करते हैं, और अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली हम ये वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। बट कमिंग बैक टू टुडेज़ वीडियो, फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जिसका नाम था केयर गिवर्स। और क्योंकि इसके स्पेलिंग के से स्टार्ट होते थे तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कारे गिवर्स, बट एक्चुअली इट वाज केयर गिवर्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग कि केयर गिवर्स क्या था। सो बेसिकली केयर गिवर्स वाज अ सर्विस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कोई भी होम रिलेटेड सर्विसेज अवेल कर सकते थे। तो हमने एक मार्केट प्लेस बनाया था जहाँ पे सारे रिपेयरिंग सर्विसेज को इंटीग्रेट किया था। लाइक अगर आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाला बंदा चाहिए, एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर, लैपटॉप एंड मोबाइल रिपेयरिंग सर्विसेज जो भी थी आप उसको अवेल कर सकते थे। बस आपको केयर गिवर्स के प्लेटफॉर्म पे जाना था, ऐप एंड वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको जो भी सर्विस चाहिए रिपेयरिंग रिलेटेड, होम रिलेटेड, आप उसको बुक कर सकते थे। डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके आपके स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम पे वो जो पर्सन है वो आपके घर पे पहुँच जाएगा और वो आपको रिपेयर करके वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा। एंड बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम NIT जलंधर, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सर्विसेज हैं, ये मैंने पहले अपने कॉलेज और नियर बाय जलंधर के एरिया से ही स्टार्ट किए थे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैंने केयर गिवर्स के बारे में कैसे सोचा। सो बेसिकली मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ एंड एज यू कैन एक्सपेक्ट हमारे घर में एक बहुत भारी भरकम सा पुराना वीडियोकॉन का टीवी हुआ करता था जो कि अपने लास्ट ईयर्स में, लाइक ऑलरेडी वो 15-20 सालों से था हमारे पास, वो लास्ट के ईयर्स में बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया था। तो वो क्योंकि इतना ज़्यादा भारी था तो जब भी वो ख़राब होता था तो पापा उसको बाइक पे लेके जाते थे एंड पीछे पकड़ने के लिए वो फिर मेरे को नहीं बोलते थे बिकॉज वो ऑलरेडी इतना भारी था कि शायद मैं उठा ना पाता। तो वो अपने किसी कलीग को या फ्रेंड को लेके जाते थे जो वो टीवी पकड़ता था भारी भरकम। और ये बात थी अराउंड जब मैं 11th या 12th क्लास में था। सो शायद वहीं से मुझे ये आइडिया सबकॉन्शियसली शायद आया होगा कि इस चीज़ का कुछ तो ईजी सोल्यूशन होना चाहिए बिकॉज टीवी लेके जाना 10 किलोमीटर, फिर उसको रिपेयर करवा के आना, और वो भी इतना भारी भरकम। तो वहाँ से शायद ये आइडिया मेरे दिमाग में आया होगा। सो क्लास 12th के बाद जे क्लियर हुआ एंड समहाउ आई गॉट एडमिटेड इनटू NIT जलंधर। कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक पूरा जॉब वाला ही माइंडसेट था बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस फाइनेंस के बारे में शायद नहीं सोच पाते। आपका माइंडसेट होता है कि हाँ, क्योंकि आप इतने अच्छे कॉलेज में पहुंच चुके हो तो आप बस पढ़ाई करो और अच्छी जॉब ले लो। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मैं वैसे ही पढ़ाकू टाइप का स्टूडेंट था। 9 CGPA और फुटबॉल, पढ़ाई और फुटबॉल, मेरा यही 2 चीज़ें चलती थी। एंड बट समहाउ एक सीनियर ने मुझे एक बुक रेकमेंड की, अराइज अवेक बाय रश्मि बंसल। सो उस बुक में बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज थी। तो वो बुक से ही मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता लगा कि कैसे लोग बिजनेसेस बिल्ड करते हैं और क्यों लोग आजकल इतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पैशनेट हैं, वो अपनी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ के भी अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्टोरीज मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने लगी। एंड उसके बाद रश्मि बंसल की और भी 4-5 बुक्स है, वो सारी की सारी बुक्स मैंने पढ़ी और दूसरों को भी रेकमेंड की। एंड उन बुक्स से ही मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। वहीं से मुझे अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करने का, बिजनेस करने का वहाँ से आइडिया आया। तो अब देखते हैं द जर्नी ऑफ केयर गिवर्स। जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज के सेकंड ईयर तक आते आते मेरा माइंडसेट जॉब और प्लेसमेंट से हट के एंटरप्रेन्योरशिप साइड ज़्यादा हो चुका था। सो बिकॉज इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने का, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, कि फिर आप आइडियाज़ की तलाश में निकल जाते हो कि किस आइडिया पे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें।
एंड बिकॉज वो रिपेयरिंग वाली प्रॉब्लम मैंने सबकॉन्शियसली शायद फील की थी एंड वो देखी थी अपने घर में, तो मुझे लगा कि ये रिपेयरिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। एंड बिकॉज आज की डेट में हर घर में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, मशीन्स आ चुकी हैं कि रिपेयरिंग की प्रॉब्लम तो एक मास प्रॉब्लम है एंड हर कोई ये फेस करता है। इसलिए ये आइडिया मैंने अपने फर्स्ट ईयर के रूममेट शुभम के साथ डिस्कस किया एंड बिकॉज वो मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था, तो उसने भी इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ अनमोल अपन दोनों ये स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, अच्छा आइडिया लग रहा है। एंड अच्छी बात ये हुई कि वो CSC ब्रांच में था एंड वो ऐप डेवलपमेंट और एंड्रॉयड स्टूडियोज़ में सीख रहा था। तो मैंने कहा कि मैं बिजनेस वाला पार्ट देखता हूँ इस स्टार्टअप का एंड तू इस स्टार्टअप के लिए ऐप डेवलपमेंट पे काम कर, तू ऐप और टेक साइड वाला देख। सो ये बात है अगस्त 2018 की, जब हम दोनों सेकेंड ईयर में नए नए गए थे, अभी थर्ड सेमेस्टर था। तो उस समय जब हमने इस स्टार्टअप आइडिया के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की तो हमें पता लगा कि अर्बन कंपनी या अर्बन क्लैब जिसका उस समय नाम था, वो कंपनी ऑलरेडी इस डोमेन में एग्जिस्ट करती है। तो पहला तो मिथ ये बर्स्ट हो गया कि आपका स्टार्टअप आइडिया कभी भी यूनिक नहीं होता, या तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज उस आइडिया के ऊपर काम कर रही होती हैं या किसी और फॉर्म में ऑलरेडी वहाँ पे कंपनीज प्रेजेंट होती हैं। तो अर्बन कंपनी के ऊपर हमने केस स्टडी की, हमने बहुत सारी उसके ऊपर रिसर्च की, तो ये पता लग गया कि हाँ इस आइडिया में दम है और इसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमें मिल गया और मार्केट वैलिडेशन मिल गई। एंड फिर हम अपने आप को यूनिक इस वे में बनाना चाहते थे कि अर्बन कंपनी बिकॉज Tier 1 सिटीज़ में ही ऑपरेट करती है, मेट्रो सिटीज़ में, तो हम ये आइडिया को Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ तक ले जाना चाहते थे। पहली सिटी हमारे लिए ऑब्वियसली जलंधर ही थी बिकॉज हमारा कॉलेज ही जलंधर में था। एंड पहले 6 महीने हमने इन सारे सर्विस वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शंस बिल्ड किए, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, वॉशिंग मशीन रिपेयर वाला, AC रिपेयर वाला, फ्रिज रिपेयर वाला, लैपटॉप मोबाइल रिपेयरिंग वाले, सारे लोगों से हमने पर्सनली जा के कनेक्शंस बिल्ड किए और उन्हें इस आइडियाज़ के ऊपर समझाया। बट बिलीव मी, ऐसे लोगों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज ये Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लोग हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते और टेक्नोलॉजी से भी उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते। ये आइडिया Tier 1 सिटीज़ के लोगों को समझाना शायद कंपैरेटिवली ईजी था या ईजी होता, बट Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लोगों को ऐसा कुछ समझाना बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए। सो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि हाउ वी डिड मार्केटिंग। सो जलंधर में लॉन्च करने के बाद हमने बहुत सारे पैम्फलेट छपवाए, पोस्टर छपवाए एंड विजिटिंग कार्ड होता है जिसके ऊपर हमने सारी सर्विसेज लिखी थी वो छपवाया। एंड फिर जलंधर में जो भी फेमस सोसाइटीज़ थी जहाँ पे लोग ऐसे सर्विसेज को शायद समझते और अफोर्ड कर पाते, उन ऐसी रॉयल सोसाइटीज़ के बाहर हम पैम्फलेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे, पोस्टर फेंक के आते थे उनके घरों के बाहर, ताकि हमें कुछ इनिशियल ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हों। एंड बिकॉज NIT जलंधर एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट था, तो हमारी तरह जैसे बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते थे वहाँ के प्रोफेसर्स भी ऑल ओवर इंडिया से आते थे। एंड वो कॉलेज में जैसे हम लोग हॉस्टल्स में रहते थे, उनकी भी एक अलग सोसाइटी थी जहाँ पे उन्हें फ्लैट्स वगैरह मिले हुए थे। तो हम कॉलेज के प्रोफेसर्स के बिल्डिंग के बाहर भी जाके हर प्रोफेसर के घर के बाहर वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे पैम्फलेट। एंड उस समय डिस्ट्रीब्यूट करते समय बहुत ही ज़्यादा डर लगता था बिकॉज एक तो हम पहले सेकंड ईयर में थे, जूनियर ही थे, एंड सेकेंडली अगर कोई प्रोफेसर देखे और बोले कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, कि क्यों आए हो हमारी सोसाइटी में, तो थोड़ा डर लगता था। बट हाँ, somehow we managed to distribute all the pamphlets and posters। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हमने केयर गिवर्स का इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ पे हम पोस्ट, मैं खुद पर्सनली उसको डिज़ाइन करके वहाँ डालने लगा और फिर हम उसी पोस्ट पे फेसबुक एड्स और IG एड्स भी रन करते थे जलंधर के एरिया में ही। एंड धीरे धीरे ऐसे 1-2 ऑर्डर्स आने लगे। बट जब ये स्टार्टअप मैंने बंद किया, ये वीडियो के एंड में बताऊँगा कि क्यों बंद किया, तो उसके बाद मैंने वो इंस्टाग्राम पेज भी पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। बट आज मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरी अगर वो मैं अकाउंट रखता तो आज मैं आपको दिखा भी पाता कि कैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके भी वो पोस्ट डाले और वहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत सीखी। एंड उसके बाद फिर कॉलेज के जो प्रोफेसर्स के घर के बाहर हमने जो पोस्टर डाले थे, वहाँ से भी हमें कुछ ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए रिपेयरिंग रिलेटेड। एंड उसके बाद मैंने पूरे कॉलेज में भी बहुत सारे पोस्टर छपवाए, पोस्टर लगाए, और उसके बाद जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके भी लैपटॉप और मोबाइल के रिलेटेड जो भी रिपेयरिंग सर्विस थी हमें उसके भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आने। सो आइए अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ मेरे हसल की। सो बिकॉज हमारा कॉलेज जलंधर से अमृतसर रोड हाईवे पे था और जलंधर से वो 13 किलोमीटर दूर था, बिकॉज सिटी से दूर था और हाईवे पे जो अमृतसर रोड जा रहा था वहाँ पे सिचुएटेड था। तो जब इनिशियली लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग के और कॉलेज प्रोफेसर्स के रिपेयरिंग के ऐसे ऑर्डर आने लगे
तो मैंने बहुत सारे जो सर्विस प्रोफेशनल्स हैं लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग वाले जलंधर में, उनको मैंने कांटेक्ट किया कि क्या भैया आप हमारे कॉलेज आ सकते हो और फिर यहाँ से ऑर्डर लेके आप रिपेयर करके हमें दे जाना। तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं मानेंगे, बिकॉज किसी के लिए भी ऐसे 13 किलोमीटर आना जाना, और ऑलरेडी उनकी शॉप्स हुआ करती थी जलंधर में, तो वो पॉसिबल नहीं होता था उनके लिए। एंड बिकॉज उस समय मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और बहुत ही ज़्यादा हसल वाला मतलब उस समय माइंडसेट था कि हार्ड वर्क करना है, हसल करना है। एंड जिसकी वजह से फिर मैं ये जो लेबर वाला काम है, गधा मजदूरी आप बोल सकते हो, और ये लेबर वाला काम खुद ही करने लग गया। मतलब मैं कॉलेज के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के रूम पे, हॉस्टल पे जाके लैपटॉप मोबाइल रिपेयरिंग कलेक्ट करता था। दिन में 2-3 ऑर्डर्स आ ही जाते थे, तो और फिर उन्हें सिटी लेके जाता था जलंधर 13 किलोमीटर दूर ऑटो में, और फिर सेम डे या नेक्स्ट डे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, बिकॉज हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए लैपटॉप और मोबाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज स्टडीज़ में वही काम आता था, और फिर उनको वापस जलंधर से लेके आना। तो ये इतना ज़्यादा जो हसल वाला है काम, वो मैं खुद ही करता था। सो अब मैं आपको अपने हसल की जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, इसको टाइमिंग्स में डिफाइन करता हूँ। क्योंकि मेरा कॉलेज जलंधर पंजाब नॉर्थ इंडिया में था, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी वाली बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। एंड ये स्टोरी है 4th सेमेस्टर की, जब मैं जुलाई अगस्त के अराउंड, जब मैं 4th सेमेस्टर में एंटर किया था, तो उस समय डेली मेरे को सिटी जाना पड़ता था। तो हमारे कॉलेज की टाइमिंग्स कुछ ऐसे थे कि 8:30 से 12:30 क्लासेज होती थी, 12:30 से 1:30 बजे तक लंच ब्रेक होता था, एंड 1:30 से 5:30 सेकेंड हाफ में हमारी लैब्स हुआ करती थी। लैब्स का जो 4 घंटे का कोटा है, उसमें डेली 4 घंटे लैब्स नहीं होती थी, मतलब मंडे को 1 घंटा, ट्यूसडे को मे बी 4 घंटे में से 2 घंटा, थर्सडे को 1-2 घंटा। तो ऐसे वहाँ पे हमें रिलैक्सेशन था टाइमिंग्स का सेकेंड हाफ में। तो मैं क्या करता था, मैं अपने जो भी रिपेयर वाले ऑर्डर्स थे बच्चों से कलेक्ट करता था, अपना लंच ब्रेक स्किप करता था, और फिर उसी टाइम पे जलंधर जाता था। एंड ऐसे जाता था कि मेरा लैब भी मिस ना हो, और वो जो 2 घंटे का मेरे को मार्जिन मिल रहा है सेकेंड हाफ में, मैं उसमें अपना रिपेयर करवा के वापस कॉलेज आऊँ। और रिपेयर कराने में भी जब मैं जलंधर पहुँचता था, तो एक चौक पे उतरता था, वहाँ पे फिर मेरे को आगे 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ता था, बिकॉज ऑटो का वहाँ से आगे और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था। तो 2 किलोमीटर वॉक करो गर्मी में, फिर वहाँ 2 घंटे वेट करो जब तक रिपेयर सही नहीं हो जाता लैपटॉप मोबाइल, वहाँ 2-3 घंटे वेट करो, फिर वो ऑर्डर्स वापस लेके कॉलेज पहुँचो। एंड उसके बाद ये स्केड्यूल मेरा 3-4 महीने तक रहा। एंड पैरेलली मैं फ़ुटबॉल भी खेलता था, बिकॉज इतना पैशनेट था फुटबॉल के लेके कि मैं फ़ुटबॉल भी अपना मिस नहीं करता था। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हेक्टिक था। बट मैंने जैसे बोला कि उस समय हसल और हार्डवर्क वाला इतना ज़्यादा माइंडसेट था कि वो 3-4 महीने मैंने इतनी ज़्यादा लाइफ में हसल किया है, इतना ज़्यादा गर्मी, फूड सेक्रीफाइस किया, हेल्थ सेक्रीफाइस किया, स्लीप भी सेक्रीफाइस किया, बट वो शायद वर्थ इट था। एंड फिर फुटबॉल की प्रैक्टिस के बाद फिर मैं रात में वो जो सारे मोबाइल लैपटॉप है वो हॉस्टलों में जा के डिलीवर करने जाता था। एंड क्योंकि कॉलेज से थोड़ा अच्छा बिजनेस आने लगा था, तो इस रिपेयरिंग सर्विसेज के बाद मैंने उसमें बुक्स और स्टेशनरी, मतलब सेकेंड हैंड बुक्स और स्टेशनरी भी ऐड कर दिया था। तो कॉलेज के जो जूनियर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऑर्डर देने लग गए रिलेटेड टू बुक्स और स्टेशनरी। तो एक टाइम तो ऐसा आने लग गया था कि फिर मैं सूटकेस, और अब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, बिशु और मनीष स्पेसिफिकली। तो उन 2 दोस्तों के साथ फिर मैं जलंधर सिटी जाता था, हम तीनों सूटकेस भी लेके जाते थे कि इतनी ज़्यादा बुक्स का ऑर्डर हो जाता था, और पूरा ऑटो बुक करके आते थे बुक्स से, और फिर रात में दोपहर में वो बुक्स भी हॉस्टल में जा के डिलीवर करते थे। गर्मी हो, वेदर जैसा भी हो, बारिश भी होती थी उस समय, बट हाँ हमने वो 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा हासिल की। सो ऐसी ही मेहनत के बाद हमने 2 लाख का टर्नओवर किया था 7 महीनों में, विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15%। एंड बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर से पैरेलली इन्वेस्टिंग भी करता था, मैं खुद का पैसा इन्वेस्ट करता था, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता था, बहुत सारे मैंने कोर्सेज भी किए थे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा फाइनेंस साइड ज़्यादा बढ़ने लग गया था, पता नहीं क्यों। एंड फिर मैंने वो कंटेंट क्रिएशन की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी इसी स्टार्टअप के पैरेलली। एंड धीरे धीरे फिर मैंने इसको क्विट करना स्टार्ट कर दिया था। रीज़न क्विट करने का कुछ ऐसे स्पेसिफिकली नहीं था, शायद ये था कि मुझे फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था, एंड ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, बिकॉज मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी इस मॉडल में, जो मैं आपको अभी बताने वाला। सो आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और पहले भी जब ये स्टोरी मैंने कॉलेज जूनियर्स के साथ शेयर की अपने स्टार्टअप की, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक की है, मैं बहुत ही इमेच्योर था ये सब करने में। तो मुझे जो लगा कि मेरी ये गलतियाँ थी, जो शायद मैं अगर आज रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ कि अगर मैं शायद ये सही करता तो शायद मैं इस स्टार्टअप को और अच्छा बना सकता था। सो ये मेरी लर्निंग्स हैं इस स्टार्टअप से। पहली लर्निंग की देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन।
सो जब मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया तो बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, प्रॉपर रिसर्च नहीं की थी, मैंने खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं की थी कि मुझे आखिरकार ये स्टार्टअप क्यों ही करना है। एंड उसके बाद पिच डेक नहीं बनाई थी, कोई ज़्यादा रोड मैप नहीं था, प्लान नहीं था, एग्जीक्यूशन प्लान नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जो हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए एज अ स्टार्टअप या फिर एज अ स्टार्टअप फाउंडर, वो चीज़ इस स्टार्टअप में बिल्कुल ही मिसिंग थी। एंड जो मुझे लगता है कि शायद मैं ये सही कर सकता था। सेकेंड मिस्टेक, नो टीम बिल्डिंग। सो जैसे कि मैंने बताया कि सारा ही काम मैं खुद कर रहा था, मेरे पास कोई विजन नहीं था कि मैं कैसे स्टार्टअप को स्केल कर सकता हूँ या कैसे टीम बिल्ड कर सकता हूँ। एंड जब आप ज़्यादा हसल वाले कल्चर में चल जाते हो या खुद सब कुछ हार्डवर्क करना है, तो उसमें फिर आप एक लिमिटेड मतलब लेवल तक ही स्केल कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा गेम खेलनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको एक अच्छी टीम चाहिए ही चाहिए। एंड इस केस में मैं सारा काम खुद ही कर रहा था, तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था टीम बिल्डिंग का। थर्ड, नो विजन। जैसा कि मैंने बोला कि आप स्टार्टअप ऐसे ही स्टार्ट करने को नहीं कर सकते, आपके पास एक सॉलिड रोड मैप होना चाहिए, विजन होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कैसे करोगे आप। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास नहीं थी। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पहले रिपेयरिंग से स्टार्ट किया था, बट कॉलेज में क्योंकि मुझे स्टेशनरी और बुक से ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे, तो मैंने उस साइड ज़्यादा फोकस किया, जो कि ऑब्वियसली एक सिली चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, आपकी बाउंड्रीज क्या है, और आप उससे डेविएट नहीं होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, मेंटरशिप। सो व्हेन आई स्टार्टेड केयर गिवर्स, आई डिडंट आस्क एनीवन फॉर गाइडेंस, हेल्प और मेंटरशिप। जो मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत किया, बिकॉज अगर मैं किसी को लिंक्डइन पे अप्रोच करता जो सीनियर था या जिसको ऑलरेडी इस फील्ड में नॉलेज थी, तो शायद मेरा स्टार्टअप स्टार्टिंग से ही थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आ सकता था। मैं थोड़ा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करता, पिच डेक बनाता, इवन फंड रेजिंग के लिए भी मैं जा सकता था। तो ये चीज़ शायद मैंने मिस कर दी। सो ये मेरी टॉप 4 गलतियां थी जो मैंने केयर गिवर्स के टाइम की। बट जैसा कि स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। सो आज मैं ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ, और जो भी मैंने गलतियाँ की शायद उसकी वजह से मैंने फाइनेंशियल लिटरेट या फिनलाइट में भी वो इम्प्लीमेंटेशन की। मैंने आज की डेट में हम लोग 15-16 की टीम रन कर रहे हैं फिनलाइट में। सो जो हमने गलतियाँ की उससे हम ऑब्वियसली सीखे हैं, बट अच्छी समझदारी वो होती है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें। बिकॉज सिलिकॉन वैली में एक बहुत फेमस कोट है, लर्न फेल फास्ट फेल। बट अगर आप दूसरों की गलतियों से ही सीख जाओ तो उससे बेटर क्या हो सकता है। सो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड आज की वीडियो से आपने जो भी मैंने गलतियां की पर्सनली वाइल बिल्डिंग द स्टार्टअप, शायद आप वो गलती नहीं करेंगे। एंड अगर आप भी एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं या अपना कुछ खुद का स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो इनिशियल गलतियां थी, पॉइंट्स थे, ये मे भी आपको हेल्प करेंगे अपना स्टार्टअप बिल्ड करने में। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बोली हैं वो बिल्कुल ही सच है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को स्टार या ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे ही मसाला डाल के बोला है। जो मैंने हसल का बताया वो रियल में मैंने किया था, तो इसलिए आपने देखा होगा वीडियो में मैंने बहुत लंबे लंबे कट्स लिए हैं। तो 1.5 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली विदाउट फंबल करके बोलना वो तब पॉसिबल होता है जब चीज़ें नेचुरली निकलती हैं। तो सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में बोली वो बिल्कुल सच है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब में ऑब्वियसली हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर आप चाहते हैं कि हम फिनलाइट के ऊपर और भी वीडियोस बनाएं कि हम फिनलाइट में क्या करते हैं, तो ज़रूर कमेंट भी करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।